नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग अपना 9th मॉड्यूल पढ़ रहे थे ट्रांजिस्टर के बारे में। इसमें हमने ट्रांजिस्टर के बारे में बहुत सारे चीज़ देख लिया। ट्रांजिस्टर का बायसिंग, ट्रांजिस्टर के प्रकार, है ना, और ट्रांजिस्टर हमारा वर्क कैसे करता है, और उसके इनपुट और आउटपुट की जो विलक्षण होते हैं, जो विशेषताएं होती है, उसके बारे में भी क्या करा है हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो हमारा उसमें होता है एक्टिव क्षेत्र, और होता है हमारा संतृप्त क्षेत्र, और हमारा कट ऑफ क्षेत्र होता है। लेकिन जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एक्टिव रीजन में काम करता है। ठीक है, वो एक्टिव रीजन क्या होता है, जहां जब हमारा जो हमारा आउटपुट करंट होता है यानी आईसी करंट, और जो हमारा जो होता है क्या होता है, एक बेस यानी कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज होता है ना, जो हमारा कलेक्टर करंट होता है, जब उसमें हम लोग बेस करंट देते हैं अलग अलग पॉइंट पे, तो क्या होता है, हमारा जो कलेक्टर करंट होता है वो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, पूरा स्थिर होता है, और उस क्षेत्र में क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, यानी जो हमारा बेस करंट होता है उसके अलग अलग मान पर क्या होता है, हमारा ट्रांजिस्टर कार्य करता है। अब जो हमारा एक्टिव क्षेत्र होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजिस्टर होते हैं उसके वर्क करने के लिए एक क्यू पॉइंट को सेट किया जाता है। उस क्यू पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जो डीसी लोड लाइन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के जो एक्टिव क्षेत्र होते हैं उसमें हम लोग किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं। ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर को एक एक क्यू पॉइंट को सेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं, है ना। अलग अलग मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट को क्या करते हैं, सेट करते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में आज हम लोग देखेंगे हमारा जो है ट्रांजिस्टर के बायसिंग के प्रकार, यानी ट्रांजिस्टर में हम अलग अलग प्रकार की बायसिंग करके क्या करते हैं, अपने क्यू पॉइंट को सेट करते हैं, जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हमारा होगा बायसिंग के प्रकार, है ना, ट्रांजिस्टर का बायसिंग का प्रकार। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो अलग अलग तरीके से हमारा कैसे बायस किया जाता है ना, उसकी बायसिंग कैसे हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ट्रांजिस्टर के बायसिंग। जो हमारे बायसिंग के प्रकार होते हैं उसमें बोल रहा है हमारा कि जो हमारा लीनियर ऑपरेशन के लिए जो ट्रांजिस्टर होता है उसको बायस करने के कई सारे हमारे तरीके होते हैं। बायस करने का मतलब है कि डीसी लोड लाइन के मध्य, या बायसिंग करने का मतलब क्या है हमारा, कि डीसी लोड लाइन के मध्य के पास एक क्या करना, हमारा क्यू बिंदु स्थापित करने के तरीके से है। ठीक है, यानी जो बायसिंग के प्रकार का जो तात्पर्य है वो है कि हमारा ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेटिंग बिंदु होता है यानी क्यू बिंदु होता है उसके आपस स्थापित करने के तरीके के बारे में बताता है। सोलर ट्रांजिस्टर के साथ उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण बायसिंग व्यवस्थाओं को नीचे में समझाया गया है। ठीक है, कि हमारे ट्रांजिस्टर में क्या है, कुछ हमारे क्या है बायसिंग के मेथड हैं, उन मेथड को नीचे में बताया गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक प्रकार का यहाँ पे ट्रांजिस्टर बायसिंग बताया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस बायस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बायस। तो पहला जो बायसिंग का प्रकार होगा वो हमारा होगा बेस बायस। कौन सा बायस, बेस बायस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है इसके बेस टर्मिनल को क्या करते हैं, हम लोग बायस करते हैं। ठीक है, बायस करने का अर्थात इसमें क्या है, बायस करने का मतलब है कि जो हमारा बेस टर्मिनल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस से क्या करते हैं, उसकी बायसिंग करते हैं। यानी रेजिस्टेंस लगा के हम लोग क्या करते हैं, जो उसका वोल्टेज होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और उसके हिसाब से क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है वो सेट किया जाता है। ठीक है, तो चित्र में क्या दिखाया गया हमारा, कि एक ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, है ना। कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है, क्योंकि जो इसका एमिटर टर्मिनल है वो क्या है, हमारा दोनों तरफ कॉमन होता है। ठीक है, इस तरह से क्या किया जाता है, जो हमारा एमिटर और कलेक्टर होता है इसके बीच में एक बैटरी लगाई जाती है जो ट्रांजिस्टर को क्या करती है, रिवर्स बायस में रखती है। और हमारा बेस और एमिटर के बीच में एक बैटरी लगाई जाती है जो एमिटर को यानी जो ट्रांजिस्टर होता है उसको क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में रखता है। ठीक है, जब इनपुट एरिया फॉरवर्ड बायस में और आउटपुट एरिया जो हमारा होता है वो रिवर्स बायस में होता है, तब हमारा ट्रांजिस्टर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अब इस ट्रांजिस्टर में कितना बेस करंट जाएगा, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में कितना बेस करंट जाएगा, है ना, उस बेस करंट के हिसाब से क्या होता है, उसका जो बायसिंग पॉइंट होता है वो माना जाता है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक रजिस्टर लगाते हैं जिसका नाम होता है आरबी, यानी बेस रजिस्टर होता है। अब इस बेस रजिस्टर के माध्यम से ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर कितना करंट जाना है जिससे कि हमारा ट्रांजिस्टर क्या हो सके, ऑन हो सके, उसको निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का एक सर्किट क्या होता है, हमारा बनाया जाता है। ठीक है, इसका एक सर्किट और बनाया गया है ना। हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बैटरी से हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है ताकि बेस पे क्या मिल सके हमको, क्या क्या मिल सके हमको, बाइसिंग यानी बाइसिंग वोल्टेज क्या मिल सके हमको, यहाँ पे मिल सके। ठीक है, अब इसमें क्या किया, दो अलग अलग बैटरी लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इसको कॉम्पैक्ट करके एक ही बैटरी को क्या किया गया है, इस सर्किट में लगाया गया। बोला कि चित्र 2b में दिखाया गया है कि सामान्यतः बेस वोल्टेज के लिए अलग सप्लाई का उपयोग करने के स्थान पर कलेक्टर वोल्टेज सप्लाई का ही उपयोग बेस वोल्टेज के रूप में किया जाता है।
ठीक है, इस चित्र में देखिएगा और इस चित्र में देखिएगा तो हमारा डिफरेंस समझ में आता है। डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ए नंबर वाला चित्र है इसमें हमने क्या किया है, दो बैटरी लगाया है, एक बेस एमीटर के लिए अलग और एक क्या है बेस एमीटर कलेक्टर के लिए अलग। लेकिन बी वाले में क्या है, हमने एक ही बैटरी से क्या किया है, दोनों अपने टर्मिनल को हमने क्या कर रखा है, जोड़ कर रखा है। ठीक है, जो हमारे क्या है दोनों टर्मिनल है इनको क्या किया हमने जोड़कर रखा है एक ही बैटरी के माध्यम से, यानी उसी से सप्लाई बेस को भी जा रहा है, उसी से सप्लाई हमारा एमीटर और कलेक्टर टर्मिनल को भी जा रहा है। ठीक है, हाँ तो इसमें बोला है कि हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ही बैटरी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, ये अपना बायसिंग बेस बायस अपना सर्किट बना सकते हैं। आगे बोल रहा है बेस प्रतिरोध में, हाँ बेस प्रतिरोध का मान इस प्रकार है कि क्यू बिंदु को बनाए रखने के लिए आवश्यक आधार धारा की अनुमति देता है। ठीक है, यानी जो हमारा बेस प्रतिरोध होता है, यानी जिसके नाम पर पड़ा है बेस बायसिंग, यानी बेस पर हम लोग इस तरह का प्रतिरोध लगाते हैं या उसका मान ऐसा होता है कि यह क्या करता है, क्यू बिंदु को बनाए रखने के लिए आवश्यक बेस धारा क्या करता है, हमारा प्रदान करता है, बेस धारा आई भी जाने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर क्यू बिंदु बनाए रखने के लिए आवश्यक बेस धारा को ये नहीं देगा तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो काम नहीं करेगा। आगे बोल रहा है आरबी का मान यह सुनिश्चित करता है कि बेस एमीटर डायोड हमेशा क्या हो, एक फॉरवर्ड बायस में हो, यानी सिलिकॉन के क्रॉस में क्या होता है हमारा 0.7 वोल्ट के वोल्टा पाथ के साथ अग्र बायस की अनुमति देता है। ठीक है, तो जो आरबी का मान होता है ये सुनिश्चित करता है कि जो हमारा बेस एमीटर डायोड हो ये क्या हो, हमेशा फॉरवर्ड बायस में हो, यानी ये वाला जो जंक्शन होगा या बेस एमीटर जो डायोड होगा हमारा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, है ना। यानी इसमें क्या जो सिलिकॉन से बना होता है तो यानी 0.7 वोल्ट का क्या होता है, हमें वोल्टा पाथ हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होता है और उसकी वजह से क्या होता है हमारा ये जो बेस एमीटर हमारा डायोड होगा ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होता है। आगे बोला इस प्रकार की बायसिंग क्या होती है, सबसे सरल होती है, हालांकि ट्रांजिस्टर को अर्ध बायस करने का यह सबसे खराब तरीका है क्योंकि डीसी क्यू बिंदु क्या होता है हमारा परिवर्तित होता है जब, है ना। इस तरह के बायसिंग में जो हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर का जो डीसी क्यू बिंदु होता है यानी जो डीसी लोड लाइन होती है उसका जो ऑपरेटिंग बिंदु होता है वो परिवर्तित होता है। किन किन कारण से परिवर्तित होता है, पहला कारण है जब तापमान बढ़ता है और जब ट्रांजिस्टर का हमारा क्या होता है बीटा बदल जाता है। ठीक है, यानी जब ट्रांजिस्टर का बीटा यानी ट्रांजिस्टर का लाभ बदल जाता है, अब जब हमारा ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर क्या होता है बदल जाता है तो इसका क्यू बिंदु का मान क्या होता है हमारा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इसीलिए बेस बायस ट्रांजिस्टर में स्थिर क्यू बिंदु स्थापित करना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है, इसलिए ट्रांजिस्टर का बेस बायसिंग आमतौर पर रैखिक प्रवर्धक परिपथ में नहीं किया जाता है, यद्यपि बेस बायसिंग सामान्यतः डिजिटल परिपथ में उपयोग किया जाता है जहां ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जाता है, ना कि रैखिक प्रवर्धक के रूप में। ठीक है, यानी जो हमारा ये बेस बायस होता है इसमें क्या होता है, डीसी लोड लाइन में क्यू बिंदु को स्थापित करना या स्थिर रख पाना थोड़ा असंभव होता है ना, यानी इसके स्थिर क्यू बिंदु स्थापित करना क्या होता है असंभव होता है, यानी इसका क्यू बिंदु क्या होता है चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग रेखीय प्रवर्धन में नहीं करते हैं, हम लोग इसका प्रवर्धन एज अ स्विच के रूप में करते हैं, है ना। तो यानी मेन आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बेस बायसिंग होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एज अ स्विच के रूप में क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बेस बायसिंग मेथड। ठीक है, इसमें इसका सर्किट क्या करना है आपको ध्यान में रखना है, और इसमें जो हमारा क्या होता है बेस टर्मिनल पर हम एक रजिस्टर लगाते हैं जो क्या करता है बायस वोल्टेज प्रदान करता है, बायस क्या ऐसा करंट अनुमति देता है जिससे कि हमारा क्यू बिंदु को हम लोग क्या कर सके, स्थिर कर सके। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला बेस बायस, और बेस बायस क्या हो गया हमारा वोल्टेज, नहीं बेस बायस वोल्टेज नहीं, बेस बायस बायसिंग हो गया। ठीक है, अगला हमारा क्या होगा, दूसरी बायसिंग है हमारा, हाँ दूसरी बायसिंग क्या है हमारी, एमीटर बायसिंग या एमीटर फीडबैक बायस भी कहा जाता है। ठीक है, तो चित्र में दिखाया गया हमारा, इसमें क्या गया है, जो हमारा एमीटर टर्मिनल होता है इसमें हम एक रजिस्टर लगाकर क्या करते हैं कि अपना एमीटर को क्या करते हैं, बायस करते हैं। ठीक है, बोला कि चित्र 3 में एक एमीटर बायस ट्रांजिस्टर प्रदर्शित है, इस प्रकार का बायसिंग क्यू बीटा डीसी की भिन्नताओं की प्रतिपूर्ति करता है और क्यू बिंदु को क्या करता है और काफी स्थिर करता है। ठीक है, तो यानी कि जो इस प्रकार के बायसिंग क्या करता है, जो हमारा बेस बायस में क्या होता था कि जो डीसी का जो लाइन होता था उस पर क्यू बिंदु को क्या कर स्थापित करना आसान नहीं होता था, लेकिन इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर का क्यू बिंदु होता है उसको स्थिर करना क्या होता है काफी हद तक आसान होता है, या काफी हद तक क्या करता है ये क्यू बिंदु को क्या करता है स्थिर कर सकता है। ठीक है, इसमें भी वही है हमारा कि एक ट्रांजिस्टर हमने लिया है ना, ट्रांजिस्टर हमारा क्या है कॉमन एमीटर टाइप का ट्रांजिस्टर है। अब इसमें क्या किया है हमने, एमीटर वाले टर्मिनल पर एक क्या लगाया है, रेजिस्टेंस लगाया है जिसको आरई बोलते हैं, एमीटर रेजिस्टेंस बोलते हैं,
और बेस पे भी हमने क्या लगा के रखा है, एक आरबी लगा के रखा है जिसको बेस रजिस्टर बोलते हैं, और एक आईसी पे लगा के रखा है जिसको बोलते हैं आरसी यानी कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को एक ही सप्लाई से हमने जोड़ा है ताकि हमारा बैटरी का बचत होता है। यहाँ से क्या होता है, ट्रांजिस्टर के लिए जो इनपुट वोल्टेज होता है या बेस एमीटर वोल्टेज होता है वो भी जाता है, और यहाँ से एमीटर को हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, तो हमारा जो एमीटर बायस होता है या फीडबैक बायस होता है इस तरह का एक सर्किट बनाता है। आगे बोल रहा है यदि बीटा डीसी बढ़ता है तो कलेक्टर धारा भी क्या होती है, हमारी बढ़ती है। बदले में यह एमीटर पर वोल्टेज को बढ़ाता है। एमीटर वोल्टेज में वृद्धि बेस एमीटर जंक्शन पर वोल्टेज को कम करता है, इसलिए बेस धारा क्या होती है, कम हो जाती है। यह कम बेस धारा कलेक्टर धारा के परिणाम को क्या करता है, कम करता है, जो कि बीटा डीसी में वृद्धि का कारण आईसी में वृद्धि को आंशिक रूप से क्या करता है, ऑफसेट करता है। ठीक है, बोला है कि यदि क्या होता है हमारा, मान लीजिए कि बीटा डीसी बढ़ जाता है, ठीक है, यानी जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसका क्या है, गेन बढ़ गया है, यानी बीटा डीसी क्या हो गया हमारा, बढ़ गया है, तो हमारा यानी डीसी लाभ होता है जो ट्रांजिस्टर को, वो अगर बढ़ गया है तो कलेक्टर धारा भी क्या होती है, हमारी बढ़ जाती है। जब हमारी कलेक्टर धारा बढ़ती है तो एमीटर पर क्या होता है, हमारा वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, अगर इस पर क्या हुआ हमारा, हमारा यहाँ पे जो कलेक्टर धारा आईसी है ये अगर हमारी बढ़ रही है तो जो हमारा एमीटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है, यानी बेस एमीटर हाँ क्या होता है, एमीटर पर हमारा वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है, एमीटर वोल्टेज में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिससे बेस एमीटर जंक्शन पर जो वोल्टेज होता है वो हमारा कम हो जाता है। ठीक है, अगर एमीटर पे यानी इस वाले टर्मिनल पर क्या होगा, अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, यहाँ पर अगर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो जो हमारा बेस एमीटर टर्मिनल है इस पर क्या होता है, हमारा वोल्टेज कम हो जाता है। जब इस पर बेस एमीटर वोल्टेज क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा, तो जो बेस धारा होती है वो हमारी कम हो जाती है। जब बेस धारा हमारी कम हो जाएगी तो हमारा क्या होता है, यह कलेक्टर धारा को भी क्या करता है, हमारा कम करता है। ठीक है, बोला है कि यह कम बेस धारा जो होती है वो कलेक्टर धारा के परिमाण को कम करती है, जो कि बीटा डीसी में वृद्धि के कारण आई आई सी यानी जो हमारा क्या होता है, हमारा जो कलेक्टर करंट होता है इसमें आंशिक, इसकी वृद्धि को क्या करता है, आंशिक रूप से क्या करता है, ऑफसेट करता है, यानी इसकी जो वृद्धि होती है उसको क्या कर सकता है, ये कम करता है। ठीक है, तो इतना सारा काम होता है हमारा किसमें, इसमें एमीटर बायसिंग में या फीडबैक एमीटर फीडबैक बायसिंग में। आगे बोल रहा है कि हाँ, एमीटर बायस में एमीटर को फीडबैक बायस भी कहा जाता है ना, एमीटर बायस में एमीटर फीडबैक बायस भी कहा जाता है। ठीक है, एमीटर बायस को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर फीडबैक बायस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा, इसलिए क्योंकि आउटपुट मात्रा यानी कलेक्टर धारा इनपुट मात्रा अर्थात बेस धारा में परिवर्तन उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसको एमीटर फीडबैक इसलिए एमीटर फीडबैक बायस इसलिए कहते हैं कि हमारा जो आउटपुट मात्रा यानी जो कलेक्टर धारा होती है वो इनपुट धारा यानी जो बेस धारा होती है उसमें परिवर्तन उत्पन्न करती है। ठीक है, यानी जो हमारा कलेक्टर धारा होता है वो बेस धारा में क्या करता है, हमारा परिवर्तन उत्पन्न करता है। आगे बोला है फीडबैक शब्द का अर्थ है आउटपुट का एक हिस्सा इनपुट पर वापस दिया जाता है, तो उसे फीडबैक बोलते हैं। एमीटर बायस में एमीटर प्रतिरोध फीडबैक तत्व है, क्योंकि यह आउटपुट और इनपुट परिपथ दोनों के लिए क्या होता है, हमारा कॉमन होता है। ठीक है, तो जो हमारा एमीटर बायस होता है इसमें जो हमारा एमीटर प्रतिरोध होता है ये फीडबैक के रूप में काम करता है, क्योंकि ये इनपुट और आउटपुट क्या है, दोनों के लिए क्या करता है, हमारा कॉमन होता है, इसलिए क्या बोला जाता है इसको, एमीटर क्या बोलते हैं इसको, एमीटर फीडबैक बायस बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक, इस तरह से हमारा क्या होता है, एमीटर बायस का सर्किट बनाया जाता है और ये इस तरह से काम करता है। अगला है हमारा तीसरा वोल्टेज डिवाइडर बायस। क्या होता है हमारा, वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, ये हमारी तीसरी प्रकार की बायसिंग है ना। बोला कि चित्र में क्या दिखाया गया, हमारा एक विशिष्ट वोल्टेज डिवाइडर बायस को दिखाया गया है। इस प्रकार के पूर्वाग्रह को सार्वभौमिक भी कहा जाता है। पूर्वाग्रह क्योंकि ये सबसे व्यापक रूप से रैखिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। ठीक है, जो हमारा रेखीय सर्किट होता है ना, या जो हमारा लीनियर एम्पलीफायर होता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का जो हमारा बायसिंग होता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम होता है हमारा वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, एक हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रांजिस्टर लगाते हैं, और एमीटर वाला टर्मिनल क्या होता है इसमें हमारा कॉमन होता है, इसलिए इसमें यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, इसमें क्या एमीटर पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा है जिसको आरई बोलते हैं। यहाँ पर एक कलेक्टर टर्मिनल पर भी क्या लगा के रखा है, हमारा एक आरसी लगा के रखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बेस टर्मिनल होता है इस पर हम लोग क्या करते हैं, दो रेजिस्टेंस लगाते हैं, हमारा एक R1 और एक R2 लगाते हैं, जो क्या करता है, हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है उसको जो ऑन करने के लिए जो हमारा वोल्टेज दिया जाता है उसको क्या करता है, ये डिवाइड करता है और आवश्यकता के अनुसार क्या करता है, वहां पर वोल्टेज को दिया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है इस प्रकार के बायसिंग में, हाँ इस प्रकार के बायसिंग को वोल्टेज डिवाइडर बायस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि प्रतिरोध R1 जो R2 होता है
इसके द्वारा निर्मित वोल्टेज डिवाइडर होता है। ठीक है, यानी R1 और R2 के द्वारा जो भी हमारा सर्किट बनता है वो क्या करता है, वोल्टेज को डिवाइड करता है। आगे बोला है जो R2 है, R2 पर वोल्टेज ड्रॉप ऐसा होना चाहिए कि यह उत्सर्जक डायोड को क्या कर सके, फॉरवर्ड बायस कर सके। ठीक है, यानी जो हमारा यहाँ पे जो हमारा ऐसा वोल्टेज डायोड क्या होना चाहिए, ऐसा वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए इसके क्रॉस में कि ये क्या कर सके, हमारा जो हमारा बेस इमीटर टर्मिनल है इसको क्या कर सके, यानी बेस इमीटर जो हमारा डायोड है इसको क्या कर सके, फॉरवर्ड बायस में कर सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा ये जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट होता है वो बनाया जाता है। आगे बोल रहा है वोल्टेज डिवाइडर बायस में एमीटर धारा। ठीक है, एमीटर धारा क्या होती है, मान लें कि जो हमारा बेस क्या है, खुला हुआ है, जैसा कि हमारा चित्र बी में है ना, यहाँ चित्र 6B में। ठीक है, वहाँ पर दिखाया गया है ना, ये चित्र 6B में है, क्या है हमारा, यहाँ पे जो बेस टर्मिनल है वो क्या है हमारा, ओपन है। ठीक है, तो हाँ, ओपन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे एक अनलोडेड वोल्टेज डिवाइडर को देखते हुए यहाँ पे एक सर्किट वोल्टेज बनेगा VTH बनेगा, यानी थेवेनिन वोल्टेज क्या होगा हमारा, R2 होगा जो हमारा बायसिंग वाला जो रजिस्टर होता है, और R1 प्लस R2 होगा, और क्या होगा यहाँ पर VCC होगा। इस तरह से क्या होता है, एक थेवेनिन वोल्टेज के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि थेवेनिन प्रमेय से लिया जाता है। बोला कि अब मान लें कि बेस टर्मिनल को वापस से वोल्टेज डिवाइडर से संयोजित किया जाता है, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। फिर जो हमारा वोल्टेज VTH होता है ना, थेवेनिन वोल्टेज होता है, वो क्या करता है, हमारा ट्रांजिस्टर के बेस को क्या करता है, ड्राइव करता है। ठीक है, क्या करता है, ये ट्रांजिस्टर के बेस को क्या करेगा, हमारा ड्राइव करेगा। दूसरे शब्दों में जो परिपथ 6A है उसको क्या करता है, सरल करता है, और जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसमें क्या होता है, एक नियंत्रित धारा स्रोत के रूप में क्या करता है, हमारा काम करता है, क्योंकि एमीटर बूट बेस से क्या होता है, हमारा संयोजित होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक बेस बायस वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग बनता है। जो यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए वो ऐसा वोल्टेज होना चाहिए ताकि जो हमारा बेस एमीटर का जो हमारा डायोड बन होए, क्योंकि ट्रांजिस्टर में दो डायोड होते हैं, एक बेस एमीटर होता है, एक क्या होता है हमारा एमीटर कलेक्टर होता है। तो क्या कर सके, जो हमारा बेस एमीटर डायोड होता है इसको क्या कर सके, फॉरवर्ड बायस में कर सके। ठीक है, तो इस तरह से क्या होना चाहिए, हमारा ये वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग होता है। ठीक है, अगला है हमारा एम्पलीफायर का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, अब जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो एज ए एम्पलीफायर इस्तेमाल किया जाता है ना। ट्रांजिस्टर को क्या कर सकते हैं, हम लोग एज ए एम्पलीफायर के रूप में काम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हमारे तीन प्रकार के एम्पलीफायर बनते हैं, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इस तरह से क्या होते हैं, हमारे कई सारे एम्पलीफायर बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, बोला है जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है इसको हम लोग एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के आधार पर, है ना। पहला है हमारा ट्रांजिस्टर के विन्यास के आधार पर जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं उनके क्या होते हैं, हमारे प्रकार। ठीक है, ट्रांजिस्टर का विन्यास कैसे होता है, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। इसमें है पहला हमारा कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, दूसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और तीसरा है हमारा कॉमन बेस एम्पलीफायर। ठीक है, यानी ट्रांजिस्टर के विन्यास के आधार पर हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनको तीन प्रकार से हम लोग एम्पलीफायर के रूप में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा कॉमन एमीटर, दूसरा है हमारा कॉमन बेस, और तीसरा है हमारा कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ठीक है, अगला है हमारा आउटपुट के आधार पर। ठीक है, इसके आधार पर, आउटपुट के आधार पर जो हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं इनको हम लोग तीन प्रकार के एम्पलीफायर में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है, और दूसरा है हमारा धारा एम्पलीफायर जिसको करंट एम्पलीफायर बोलते हैं, और तीसरा हमारा क्या होता है, पावर एम्पलीफायर। ठीक है, तो आउटपुट के आधार पर ट्रांजिस्टर को हम तीन प्रकार के एम्पलीफायर में बना सकते हैं या यूज कर सकते हैं। हमारा है वोल्टेज एम्पलीफायर, हमारा है पावर एम्पलीफायर, और हमारा है करंट एम्पलीफायर। और हमारा तीसरा है हमारा इनपुट के आधार पर। ठीक है, इनपुट के आधार पर हमारा कितने प्रकार का एम्पलीफायर होता है। पहला है हमारा इसमें लघु सिग्नल एम्पलीफायर यानी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर होता है। दूसरा है हमारा लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे दो प्रकार के बनाए जाते हैं, एक स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर और दूसरा क्या होता है हमारा लॉन्ग सिग्नल एम्पलीफायर। तो ये हो गया हमारा इनपुट के आधार पर हमारे दो प्रकार के होते हैं एम्पलीफायर। ठीक है, चौथा है हमारा यहाँ पे कपलिंग के प्रकार पर। ठीक है, कपलिंग के आधार पर यानी ट्रांजिस्टर के कपलिंग के आधार पर भी हमारे क्या होते हैं, कई प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। पहला होता है इसमें हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, दूसरा होता है हमारा ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर। यानी जो हमारे एम्पलीफायर होते हैं इसमें क्या होता है, बेसिकली दो ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको हम लोग कैसे करते हैं कि पहले में क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के माध्यम से क्या होता है, इनको कपल किया जाता है यानी जोड़ा जाता है। फिर क्या होता है, ट्रांजिस्टर के माध्यम से हम लोग ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या करते हैं, इनको हम लोग एम्पलीफायर को कपल करते हैं। और तीसरा होता है हमारा प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर होते हैं। और चौथा होता है हमारा डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर। ठीक है,
तो इस तरह से क्या होते हैं, दो एम्पलीफायर को कपलिंग करने के लिए आरसी का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, प्रतिबाधा का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और चौथा होता है हम लोग डायरेक्ट कपलिंग करते हैं। ठीक है, तो जो कपलिंग है यानी उसके जोड़ के आधार पर हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्पलीफायर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पांचवा है हमारा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दो प्रकार के हमारे एम्पलीफायर होते हैं। पहला होता है हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो हमारा क्या करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी का क्या करता है, तरंग पर काम करता है। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, जो हमारे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के आधार पर या के बेस पर क्या करता है, हमारा काम करता है। और तीसरा क्या होता है, हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, हमारा एम्पलीफायर काम करता है। ठीक है, यानी किस किस फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो एम्पलीफायर होता है वो रिस्पॉन्स करता है। पहला है हमारा ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर, दूसरा इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी पर, और तीसरा है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, अगला है हमारा चौथा। चौथा क्या है हमारा, हाँ चौथा भी है क्या, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है, हमारा काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 प्रकार के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के आधार पर हमारा एम्पलीफायर काम करता है। और एम्पलीफायर बनता कैसे, हमारा ट्रांजिस्टर के माध्यम से एम्पलीफायर बनता है। अगला हमारा छठवां, फीडबैक के आधार पर। ठीक है, फीडबैक के आधार पर हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो कितना प्रकार का होता है। पहला है हमारा धारा सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। दूसरा है हमारा करंट पैरेलल फीडबैक एम्पलीफायर। तीसरा है हमारा वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, और चौथा है हमारा वोल्टेज पैरेलल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इन सब के नाम क्या होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। फीडबैक के आधार पर हमारा है करंट सीरीज फीडबैक, है ना, और करंट पैरेलल फीडबैक, वोल्टेज सीरीज फीडबैक और वोल्टेज पैरेलल फीडबैक। इस तरह के क्या होते हैं, हमारे 4 प्रकार के क्या होते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर होते हैं। चौथा है हमारा कंडीशन, हाँ कंडीशन स्थिति के आधार पर हमारा क्या होता है, हमारा एम्पलीफायर के प्रकार, है ना, बेस्ड ऑन बाइसिंग कंडीशन। यानी बाइसिंग का प्रकार हम लोग कैसे करते हैं, बाइसिंग के प्रकार के आधार पर एम्पलीफायर हमारा कैसे बनता है। पहले हमारा क्लास ए पावर एम्पलीफायर, दूसरा है हमारा क्लास यानी क्लास बी पावर एम्पलीफायर, और तीसरा है हमारा क्लास ए बी, हाँ क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर, और चौथा है हमारा क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, ये जो उसका बाइसिंग कंडीशन है उसके आधार पर क्या है, हमारे जो एम्पलीफायर है उसके प्रकार है। पहला क्या है क्लास ए, दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास ए बी, और चौथा क्या है हमारा क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारे जो ट्रांजिस्टर से बनने वाले एम्पलीफायर होते हैं उनके क्या होते हैं, हमारे ये प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, एक एक प्रकार के एम्पलीफायर के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा ट्रांजिस्टर के विन्यास के आधार पर एम्पलीफायर होता है इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है।